नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 69 चैनल और मैं हूं आपके साथ अंकिता। चलिए रुक करते हैं खबरों की ओर। आखिरकार दीपक जोशी ने भाजपा छोड़कर कांग्रेस की सदस्यता ले ही ली। उन्होंने शिवराज सिंह चौहान पर गंभीर आरोप भी लगाए कि सीएम की वजह से उनकी पत्नी का निधन हो गया। पूर्व मुख्यमंत्री कैलाश जोशी के बेटे और पूर्व मंत्री दीपक जोशी ने शनिवार को कांग्रेस की सदस्यता ले ली। कई दिनों से लग रही अटकलों को विराम देते हुए शुक्रवार को उन्होंने खुलकर कहा था कि वह कांग्रेस में शामिल हो रहे हैं। उन्होंने अपनी पत्नी की पुण्यतिथि पर यह कदम उठाया। उन्होंने बड़ा आरोप भी लगाया कि पत्नी को कोरोना हुआ तो उसे अस्पताल में भर्ती करना था। उस समय सरकार के निर्देश थे कि दीपक जोशी जी जो बोले वह नहीं सुनना है। मुझे एम्बुलेंस नहीं दी गई, इस कारण मेरी पत्नी की मौत हो गई। रैली के रूप में भोपाल पहुंचे दीपक ने प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष कमलनाथ के हाथों पार्टी की सदस्यता ली। इस दौरान उन्होंने पिता कैलाश जोशी की तस्वीर अपने साथ रखी। कमलनाथ ने उस तस्वीर पर सूत की बनी माला पहनाई। इस अवसर पर दीपक जोशी ने कहा कि मैं जनसंघ का दीपक हूँ। 46 साल तक एक ही सीट से मेरे पिता चुनाव जीतते रहे। मेरे पिता ने कहा था कि कभी किसी को दुख दिए बिना राजनीति करना। मुझे पार्टी ने टिकट दिया, मैं पिछली बार चुनाव हार गया। मैंने किसी को कभी कोई दोष नहीं दिया। आज सरकार जनसंघ की विचारधारा पर नहीं चल रही है। प्रधानमंत्री ने कहा कि ना खाऊंगा और ना खाने दूंगा। यह लोगों ने उल्टा सुन लिया। इन लोगों के घर पर बड़ी बड़ी गाड़ियां हैं। शिवराज जी की संपत्ति 9.5 करोड़ रुपए हो गई। भोपाल से न्यूज 69 के लिए आदिल खान की रिपोर्ट। आज के इस ऐतिहासिक दिन में मैं दीपक जोशी जी को स्वागत करता हूं और कुछ बोलने के पहले मैं उनसे निवेदन करता हूं कि यह भी आप सबको संबोधित करें। बैठ जाए इनका नहीं आता, नहीं बैठ जाओ। उस गांव में क्योंकि उनकी और उस परिवार की आत्मा इसलिए हुई थी कि विधायक जी के दादाजी का मर्डर हुआ। मर्डर के बाद उनसे पूछ लेना कि उनके दादाजी का मर्डर क्यों हुआ। वो खुद बता देंगे मेरे दादाजी का मर्डर इसलिए हुआ। उनके दादाजी का मर्डर हुआ और आपको पता गांव में स्वाभाविक है कि जब मर्डर होता है तो दो तरफ होते हैं। वो कांग्रेस में थे और हमारे लोग जनसंघ में बीजेपी में थे। आज उस जमाने के परिवार की घूमती सिर्फ प्रेस्टीज बना के जेसीबी भेजी गई। जेसीबी के साथ उसको उड़ाने का आदेश हुआ। मैं पहुंचा, माननीय सज्जन भैया से बातचीत हुई। उन्होंने कहा देखो भैया आप हम थोड़े थोड़े अलग अलग हैं, इसलिए आज इस मामले को तो आपको निपटाना पड़ेगा, हम पीछे से आपके साथ। तो मैंने कहा कहीं ऐसा नहीं हो जाए भैया अभिमन्यु घर के। उन्होंने कहा था ये नया महाभारत है और इस महाभारत में आप चिंता मत करो। और मैं जेसीबी पे बैठ गया था, आपको पता 6 घंटे जेसीबी पे बैठा। उस कार्यकर्ता की ड्यूटी मेरे तो नहीं ड्यूटी। बहुत सी ऐसी बातें जो लंबे समय पे मैं आपको बताऊं, लेकिन आज जो सरकार चल रही है वो बीजेपी या जनसंघ के विचारधारा पे नहीं थे। प्रधानमंत्री जी कहते ना खाऊंगा ना खाने दूंगा। लगता है इन गूंगे बहरों ने, क्योंकि मैं 6 बार आकाशवाणी अपने पिता के लिए गया, इन गूंगे बहरों ने सुन लिया खाओ और खाने दो। शायद ये नारा इनका रहा है और उसी के कारण आज भ्रष्टाचार का पर्याय बन गया हमारा प्रदेश। अत्याचार का पर्याय बन गया। लोगों की जमीन छीनी जा रही, किसी की जमीन किसके नाम की जा रही। डंपरों से रोज कन्नौज खाते गांव में पप्पू भैया खड़े, 2-4 लोग मर जाते हैं। इतने डंपर चल रहे, डंपर के अलावा कोई चीज नहीं दिखती। मां नर्मदा के भक्त हो, नर्मदा को फूकना करते। मुझे लगता है, और आज सुबह किसी पत्रकार साथी ने कहा कि शिवराज जी से जब पूछा गया तो उन्होंने कहा दीपक मेरा छोटा भाई। मैंने कहा मैं उनको भाई नहीं मानता क्योंकि भाई की विचारधारा का होता है। स्वच्छता और शुचिता का वो उदाहरण दे, क्योंकि मैंने अभी सुना कि मुख्यमंत्रियों की जो वो आई संपत्ति तो ममता बनर्जी 15 लाख रुपए थी, तो बाकी सब करोड़पति थे। मैंने शिवराज जी की तरफ देखा, मैंने इनके क्या हाल है। जिनके कपड़े भी हम लाते थे, जूते चप्पल भी लाते थे, खाना तो रोज ही नहीं खिलाते थे। उन शिवराज जी को संपत्ति 9.5 करोड़। तो मैंने कहा हमारे पिताजी तो हमको कुछ नहीं देंगे। 3 कमरे का एमआईडी सदन भी आए 4 की 3 कमरे का एमआईडी लेके भगवान बनाता है, लेकिन दोस्ती का रिश्ता हम बनाते हैं। वो बड़ी कांग्रेस हो चाहे बीजेपी का, लेकिन दोस्ती की और दोस्तों ने मुझे सलाह दी भैया ये काम नहीं हो रहा तो आपको कुछ न कुछ करना है।
एक बार मैं 74 बंगले से गुजर रहा था। सम्मानीय नंद कुमार सिंह चौहान मेरे गुरु हैं, तो मेरे पिताजी ने मुझे राजनीति नहीं सिखाई, नंदू भैया ने मुझे राजनीति सिखाई। जब 98 से 2003 तक माननीय जोशी जी विधायक भी थे, नंदू भैया बागड़ी के सांसद थे, मुझे जिला योजना समिति का उन्होंने सदस्य बनाया और हर जगह मुझे घुमाते थे, कैसे बोलना है, कैसे बात करना है, कैसे। उन नंदू भैया के घर के तरफ में हमेशा हाथ जोड़ता, देखा कि नंदू भैया का भवन ही खंडर हो गया। मैंने कहा क्या हो रहा? बोले साहब माननीय मुख्यमंत्री जी जब 15 महीने मुख्यमंत्री नहीं रहे तो उनको छोटे बंगले में नींद नहीं आई और अपनी आगामी नींद जो उनकी होने वाली मेरे सरकार को भविष्य देने लग रहा, उस भविष्य के आधार पर नंदू भैया का बंगला तोड़ के एक 7-8 करोड़ का बंगला हो गया। जब मेरे पिताजी का 2.5 साल से स्मारक नहीं बना और सीएम साहब का 6 महीने में बन जाता है, तो मुझे सोचने के मजबूर कर दिया कि मैं वाकई में उनका लड़का होने के नाते उनकी ईमानदारी से खड़ा था। तब मैंने तय किया, मैंने कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं से संपर्क किया, माननीय कमलनाथ जी तक संदेश पहुंचाया, दिग्विजय सिंह जी तक संदेश पहुंचाया कि मैं निश्चित कांग्रेस में आना चाहता हूं, मैं किसी प्रकार का पद नहीं चाहता, न सौदेबाजी करना चाहता। और मैं आज इस मंच से कांग्रेस कमेटी के इस कार्यालय में पहली बैठक में आप सब लोगों को भी बता देना चाहता हूं कि मैं उस परिवार से हूं जिसने कभी किसी के लिए चोरी डाका नहीं डाला। मेरे पिताजी को जब 98 में आपको याद होगा भारती जी को टिकट दिया गया था, पिताजी का टिकट काट दिया गया था, जो पत्रकार साथी उस समय की गवाह है। जोशी जी को कहा गया था कि आप खंडवा से चुनाव लड़ लो। जोशी जी ने यह कह कि नंद कुमार की उम्र क्या है, उसकी सीट क्यों थी, वो चुनाव नहीं लड़े, बाद में राज्यसभा में जरूर गए। 8 में मेरे सामने ये कहा गया था कि करोड़ खाते का ईजी सीट है, आप वहां से लड़ो। पिताजी के जब पास में गया तो उन्होंने डांटते हुए मुझे कहा था कि ब्रजमोहन दूध की क्या गलती है, सीटिंग है मुझसे ब्रजमोहन दूध, क्यों उसका टिकट काटा? लड़ना है तो इस जगह से लड़ो जहां से हमारा विधायक नहीं, मुझे हाथ का सीट दी गई। और आज भी इस मंच से सम्मानीय कमलनाथ जी, गोविंद सिंह जी, सज्जन भैया, इन सब के सामने मैं अपनी स्थिति स्पष्ट कर दूं कि आगामी चुनाव में मैं कांग्रेस की तरफ से उस सीट पर जहां कांग्रेस का नौजवान कार्यकर्ता, कांग्रेस का कार्यकर्ता 4 साल से 4.5 से मेहनत करता, कांग्रेस के झंडे डंडे उठा, उसकी सीट को मैं चोरी करूं, उसकी सीट को मैं डाका डालूं, इसलिए मैं उस सीट पर चुनाव में लड़ूंगा जहां कांग्रेस का कार्यकर्ता। और मैंने कहा कि मैं उस पिच का खिलाड़ी हूं जिसमें शिवराज जी रहे, और शिवराज जी जीरो थे, मैं हीरो हूं। शिवराज जी कुछ नहीं थे उस कॉलेज में, रिकॉर्ड पता कर लो, मैं उस कॉलेज का अध्यक्ष था। अगर शिवराज सिंह चौहान से आप पूछोगे कि शिवराज जी आप जिस कॉलेज में पढ़े उस कॉलेज का प्रेसिडेंट कौन था, तो शिवराज जी को कहना पड़ेगा दीपक जोशी। तो मैं शिवराज सिंह चौहान के पेश के भाव को जानता हूँ, कौन सी गेंद पे इसकी गिरिया बिखरेगी वो मैं अच्छी तरीके से जानता हूँ। मुझे कमलनाथ जी मौका दे, मैं बुद्धि के मैदान में कांग्रेस के प्रत्याशी के रूप में अगर मुझे इशारा भी कर दे तो मैं 2-4 दिन में वहां से तैयारी शुरू कर दूंगा। कांग्रेस पार्टी को है वो विकेट पे लाके दूंगा। मैं फिर कहता हूँ, मैं पद के लिए नहीं आया, मैं प्रतिष्ठा के लिए नहीं आया, मैं सम्मान के खातिर आया। सम्मान जिन्होंने दिया उनके साथ जुड़ा, क्योंकि 3 महीने में जमीन देने वाला, 2-3 महीने में बात करने वाले, चाहे सज्जन सिंह वर्मा हो चाहे गोविंद सिंह की हो, चिंता करने वाले मेरे ये दोस्त, भले ही कांग्रेस में रहूं, लेकिन मेरे पास आते थे, कहीं ना कहीं बिखरा हुआ था भी, लेकिन उसके बाद भी उन्होंने मेरे परिवार को और मुझे सहयोग लगातार दिया। इसलिए मैंने तय किया कि मैं उस सम्मान के लिए उस सम्मानकर्ता के पास जाऊंगा जो पिताजी के सम्मान को बढ़ा पाए। माननीय कमलनाथ जी से एक निवेदन जरूर करना चाहूंगा कि बागड़ी जोशी जी की कर्मभूमि नहीं है, और लंबे समय तक वहां काम किया। और मैं तो कहता हूँ बागड़ी एकमात्र ऐसी सीट होगी दुनिया में जिसमें ईमानदारी हो, लेकिन बागड़ी में भ्रष्टाचार की ऐसी वैतरणी चल रही है कि आप सुन के डरे जाओगे। 18.5 करोड़ का पेपर में घोटाला दिख रहा नगर पंचायत। 2 साल से हम जिम्मेदारों को कह रहे हैं कि भैया घोटाला हुआ।
जिम्मेदारों में से कुछ ने तो अकेले तो मुझे यहाँ तक किया, कार्यकर्ताओं ने खा लिया, तो तुम काय को कर रहे हो? क्या पार्टी को दबाव में डाला? फॉर्च्यूनर, इंडिवर, मेरी गाड़ी मेरे खानदान में भी गाड़ियां नहीं है, दूर मेरे साथियों में भी नहीं, तो साथी भी सब मिडिल क्लास है। कुछ तो स्कूटर छाप के अभी भी स्कूटर पे घूमता, सर्वर भाई से पूछो, आज भी स्कूटर से घूमता, साइड भाई से पूछो, मैं स्कूटर पे घूमने वाला व्यक्ति, आसिफ खड़ा है सब, ये सब जानते हैं। मैं तो स्कूटर पे चल लेता, लेकिन वहां का एक चतुर्थ क्लास आदमी जो सीएमओ के परिवार में, चतुर्थ क्लास आदमी सीएमओ के परिवार में आता है, करोड़ों का गोदाम बना लेता है, करोड़ों के मकान बना लेता है, इंडिया और फॉर्च्यूनर गिफ्ट कर देता है, गिफ्ट नेताओं को गिफ्ट हुई है। ये बात मैं कहता हूं, ये सिलसिला यही नहीं थमा। माननीय जोशी जी के समर्थक मेरे समर्थक हैं, क्योंकि मैं जोशी जी का पुत्र हूं, उनका उत्तराधिकारी, और वो सिर्फ इसलिए मेरा साथ देते हैं कि मैं जोशी जी का उत्तराधिकारी। गरीब लोग हैं, किसी प्रकार की कोई उम्मीद उनको हमसे नहीं है, 4-4 पुड़िया 3-3 पुड़िया, उनके मकान तोड़ गए। बागी के उधर जगह में जहाँ जोशी जी 60 साल से जिस गद्दी पे बैठे थे, उस गद्दी को ध्वस्त कर दिया कि जोशी जी यहाँ बैठते थे, जोशी जी का नामो निशान उठा। काटा मोड़ में जोशी जी जहाँ बैठते थे, उस काटा मोड़ की गद्दी को समाप्त किया। और तो और 5 दिन पहले, 6 दिन पहले जनसंघ जमाने का हमारा परिवार कैलोट विधानसभा में, जहाँ पे कांग्रेस के विधायक, उस गाँव में चूंकि उनकी और उस परिवार की अनबन इसलिए हुई थी कि विधायक जी के दादाजी का मर्डर हुआ। मर्डर के बाद उनसे पूछ लेना कि उनके दादाजी का मर्डर क्यों हुआ, वो खुद बता देंगे मेरे दादाजी का मर्डर इसलिए हुआ। उनके दादाजी का मर्डर हुआ, और आपको पता गांव में स्वाभाविक है कि जब मर्डर होता है तो दूर तड़प होता है। वो कांग्रेस में थे और हमारे लोग जनसंघ में बीजेपी में थे। आज उस जमाने के परिवार की घूमती सिर्फ प्रेस्टीज बना के जेसीबी भेजी गई, जेसीबी के साथ उसको उड़ाने का आदेश हुआ। मैं पहुंचा, माननीय सज्जन भैया से बातचीत हुई, उन्होंने कहा देखो भैया आप हम थोड़े थोड़े अलग अलग हैं, इसलिए आज इस मामले को तो आपको निपटाना पड़ेगा, हम पीछे से आपके साथ। तो मैंने कहा कहीं ऐसा नहीं हो जाए भैया अभिमन्यु घर के। उन्होंने कहा था ये नया महाभारत है, और इस महाभारत में आप चिंता मत, और मैं जेसीबी पे बैठ गया था, आपको पता था 6 घंटे जेसीबी पे बैठा। उस कार्यकर्ता की ड्यूटी मेरे तो नहीं ड्यूटी, बहुत सी ऐसी बातें जो लंबे समय पे मैं आपको बताऊं। लेकिन आज जो सरकार चल रही है वो बीजेपी या जनसंघ के विचारधारा पे नहीं थे। प्रधानमंत्री जी कहते हैं ना खाऊंगा ना खाने दूंगा, लगता है इन गूंगे बहरों ने, क्योंकि मैं 6 बार 8 बार अपने पिता के लिए गया, इन गूंगे बहरों ने सुन लिया खाओ और खाने दो। शायद ये नारा इनका रहा है, और उसी के कारण आज भ्रष्टाचार का पर्याय बन गया हमारा प्रदेश, अत्याचार का पर्याय बन गया। लोगों की जमीन छीनी जा रही, किसी की जमीन किसके नाम की जा रही। डंपरों से रोज कन्नौज खाते गांव में पप्पू भैया खड़े, 2-4 लोग मर जाते हैं, इतने डंपर चल रहे। डंपर के अलावा कोई चीज नहीं दिखती। मां नर्मदा के भक्त हो, नर्मदा को फूकना करते। मुझे लगता है, और आज सुबह किसी पत्रकार साथी ने कहा कि शिवराज जी से जब पूछा गया तो उन्होंने कहा दीपक मेरा छोटा भाई। मैंने कहा मैं वो भाई नहीं मानता, क्योंकि भाई की विचारधारा का होता है, स्वच्छता और शुचिता का वो उदाहरण दे। क्योंकि मैंने अभी सुना कि मुख्यमंत्रियों की जो वो आई संपत्ति, तो ममता बनर्जी 15 लाख रुपए थी, तो बाकी सब करोड़पति थे। मैंने शिवराज जी की तरफ देखा, मैंने इनके क्या हाल है, जिनके कपड़े भी हम लाते थे, जूते चप्पल भी लाते थे, खाना तो रोज ही मैंने खिलाते थे। उन शिवराज जी को संपत्ति 9.5 करोड़। तो मैंने कहा हमारे पिताजी तो हमको पूछने लगे 3 कमरे का एमआईटी सदन भी आए 4 की 3 कमरे का एमआईटी लेके। आपने अभी दीपक जोशी जी के दिल और उनके हृदय की बात सुनी। मैं ये उम्मीद करता हूं कि आप में वो हिम्मत हो कि आप इनकी पूरी बात दिखाएं। मैं आपकी मजबूरियां समझता हूं, पर आगे आने वाला समय भी आप समझ जाइए। कांग्रेस
का 138 वर्षों का इतिहास है। हम अपने बुजुर्गों का हमेशा सम्मान करते हैं। हम अपनी विरासत पर गर्व है। आज एक संस्कारवान परिवार का वारिस अपनी विरासत के साथ यह विरासत को मध्य प्रदेश के राजनीतिक संत, मैं खास करके कह रहा हूँ राजनीतिक संत कैलाश जोशी जी की विरासत है, वो हमें उनका सम्मान करते हैं। मुझे ज्यादा कुछ कहने की जरूरत नहीं है। आपको ताजुब होगा सुन के कि केवल 3 दिन पहले मैंने दीपक जोशी जी से फोन पर बात करी। उसके पहले मेरे उनसे फोन पर कोई बात कांग्रेस में प्रवेश करने की नहीं थी, ना इन्होंने कही ना मैंने कही। ये बात सच है। दीपक जोशी जी के लिए नहीं, जब स्मारक की बात आई, कैलाश जोशी जी एक राजनीतिक व्यक्ति नहीं थे, एक सामाजिक सेवक थे, समाज सेवक थे। मेरे साथ संसद में रहे, 10 साल मेरे साथ संसद में रहे। मैं उनके साथ बैठ के चाय कॉफी सेंट्रल हॉल में पीता था और मुझे ताजुब होता था कि ऐसे व्यक्ति, राजनीतिक व्यक्ति, ये राजनीति में कैसे हैं? इनकी जो समाज सेवा की भावनाएं थी, उसने मुझे प्रेरित किया। बहुत दफे हम बैठते थे सेंट्रल हॉल में, तो जब दीपक जोशी, जब कैलाश जोशी जी के स्मारक की बात आई, मैं सौदा कर सकता हूं। मेरे पास तो विधायक आया, एक दिन एक विधायक आया, कहता मेरे पास मुझे आज 5 करोड़ रुपए मिले। मैंने कहा किस लिए मिले? उन्होंने कहा कि उन्होंने मुझे कहा गया कि 20 करोड़ मिलेंगे, 5 मुझे हाथ दिए और वो आगे बताएंगे। तो मैंने कहा मौज करो जाके। तब मैंने मन में सोचा शायद ये हवाबाजी कर रहा है। मैंने पूछा पैसे संभाल के रखना? हाँ किए तुमने? कहता मैं मोटर में है, मैं इसीलिए आया हूं कि मैं आपके पास जमा कर दूं। इसीलिए आया था कि उसको पता नहीं था वो कहां जमा है। कई विधायकों जो गए, उनके प्रतिनिधि मेरे पास आए कि जी ये है, ये पैसा उन्होंने हमें भिजवा दिया, वो तो बेंगलोर में है, हमें भिजवा दिया है, हम कहाँ रखे? मैंने कहा मैं सौदा नहीं करता, मैं सौदे से अपनी कुर्सी नहीं बचाना चाहता। मध्य प्रदेश की पहचान सौदे की राजनीति से नहीं होनी चाहिए। वो पहचान जो मध्य प्रदेश की मैं चाहता हूं, वो विश्वास की, एक सम्मान की पहचान हो, ये मैं चाहता हूं। तो मैं सौदा कर सकता हूं अपनी कुर्सी बचाने, और कुर्सी बचाने के लिए मैं मध्य प्रदेश के भविष्य के साथ खिलवाड़ नहीं कर सकता। ये आज मैंने कहा कि ये भी बात बता दूं। तो दीपक जी, आप की क्या उम्मीदें हैं मैं नहीं जानता, पर मैं ये जानता हूं हमारी क्या उम्मीद है। हमारी उम्मीद है कि आप जैसे और आपके परिवार जैसा हमसे जुड़े हैं, आप ये संदेश पूरे प्रदेश में कराएंगे, ये संदेश आप ले जाएंगे। आप कहेंगे तो मैं पदयात्रा कर दूंगा और सब तक ये बात पहुंचाएंगे, ये हमारी उम्मीद है आज। और आपका केवल स्वागत नहीं करते, आपके और आपके परिवार सदस्यों का हम सम्मान करते हैं। हम राजेवाल बघेल का भी सम्मान करते हैं कि इन्होंने ऐसा फैसला किया। देखिए, ये जो फैसला हम करेंगे प्रदेश के हित में करेंगे। ये एक बात बता दूं, मैं सबसे कहता हूँ जो टिकट आती होते हैं, ये तो टिकट आती नहीं है। अगर उनको कहीं से लड़ाना है, मुझे दबा के इनको लड़ना पड़ेगा। तो ये फैसला हमारे स्थानीय लोग करेंगे। ये जो परंपरा है कि इसकी सिफारिश उसकी सिफारिश, इसका दबाव
ये सब जानते हैं कि मुझे कोई दबाने वाला या पटाने वाला नहीं है। हम वो कहेंगे जो मध्य प्रदेश के नेता हुए। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। आप ये भी मुझे बता दीजिएगा आपने कितना दिखाया। हाँ, ये भी मैं पूछ रहा हूँ, पहले क्वेश्चन पूछने जो पूछे तो इसीलिए मैं कह दूं कि प्रश्न तो पूछ लेंगे, पर ये भी बता दीजिएगा आप कितना दिखाएंगे। ये आज ये सब बात नहीं करनी, आज हम राजनीतिक बात नहीं कर रहे। ये आप घूम फिर के सब्जेक्ट घुमाने के लिए ये प्रश्न पूछ रहे हैं। इसी तरह की और खबरें देखने के लिए बने रहे हमारे साथ, देखते रहिए न्यूज़ 69 चैनल। जब तक के लिए धन्यवाद।